नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। दोपहर के 3 बज रहे हैं। क्या ईरान अब ट्रंप को थका रहा है? ट्रंप युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान हमले पर हमले किए जा रहा है। ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री ताकत को तबाह करके रख दिया है, लेकिन बीते 24 घंटे के अंदर ईरान ने ट्रंप को बहुत भयंकर चोट पहुंचाई है। ईरान ने अमेरिका के कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसे तबाह कर दिया है। ईरानी ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर हमला करने में कामयाब हुआ। ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। F-15 के दोनों ही पायलट्स कहां हैं, अभी इस पर बड़ा सस्पेंस बरकरार है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के पायलट की तलाश और भी ज्यादा तेज कर दी है। ईरान की पुलिस और IRGC के साथ साथ पब्लिक भी हाथ में बंदूक लेकर के अमेरिकी पायलट को चप्पे चप्पे पर ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन पायलट की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उसने 2 में से 1 पायलट का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 1 पायलट अभी भी ईरान में है। ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि अगर अमेरिकी पायलट ईरान के हाथ लग गया है, तब क्या होगा? ट्रंप क्या करेंगे? क्या ट्रंप पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी फौज ईरान में उतारेंगे, या फिर वो ईरान के साथ उसी के शर्तों पर डील करेंगे? They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. ईरान ने ट्रंप का गुरूर तोड़ा। 24 घंटे में अमेरिका का क्या क्या फोड़ा। F-15 से लेकर A-10 थंडरबोल्ट, ईरान ने ट्रंप को दी सबसे बड़ी चोट। क्या ईरान ने पायलट को पकड़ा? 24 घंटे में अब कुछ बड़ा होगा। ट्रंप सीज फायर के लिए तैयार, ईरान ने क्यों किया युद्ध विराम से इनकार? We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. ईरान का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले में हड्डी की तरह अटक गया है। ना वो इससे निकल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। ट्रंप युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, वो ईरान के साथ डील भी चाहते हैं, लेकिन ईरान दोनों चीजों के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री ताकत को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी ट्रंप को चोट पर चोट दे रहा है। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. ट्रंप का ओवर कॉन्फिडेंस ईरान के मोर्चे पर उन्हें भारी पड़ रहा है।
और उसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट की तस्वीरें हैं, जिसे ईरान ने खुजेस्तान में घुसने के बाद मार गिराया है। ईरान में गिराए गए F-15 फाइटर जेट में 2 पायलट सवार थे। जिन्होंने क्रैश होने से ठीक पहले फाइटर जेट से छलांग लगा दी। ईरान में गिरे पायलटों को खोजने के लिए अमेरिका ने अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजे। हेलीकॉप्टर्स के साथ अमेरिका का रिफ्यूलिंग टैंकर था, जो कि बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे और लापता पायलटों को ढूंढ रहे थे। कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट पर लोकल पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने भी अपनी पर्सनल राइफल से एयरक्राफ्ट पर गोलियों की बौछार कर दी। ईरान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान का दावा है कि फायरिंग में अमेरिका के 2 HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं और ईरानी एयर स्पेस से भाग गए हैं। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसकी स्पेशल फोर्स में 2 में से 1 पायलट का रेस्क्यू करने में कामयाब हो गई है, जबकि दूसरा पायलट कहां है उसकी तलाश हो रही है। वहीं ईरान में दूसरे पायलट की तलाश तेज हो गई है। IRGC के साथ साथ आम लोग भी चप्पे चप्पे पर पायलट को खोज रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले नागरिकों के लिए इनाम घोषित किया है। अब इस विमान को देखिए। ये अमेरिका का सबसे मजबूत सिंगल सीट वाला एयरक्राफ्ट है। A-10 को अमेरिकी एयरफोर्स का मजबूत ग्राउंड अटैक विमान माना जाता है, जो जमीनी टारगेट पर घातक हमला करने के लिए जाना जाता है। ईरान ने अमेरिका के 2 A-10 वॉरथॉन्ग विमानों पर भी हमला किया है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट समंदर में जा गिरा है, जबकि दूसरा विमान एक इंजन के सहारे बेस पर लौटने में कामयाब रहा। जो ईरान के लिए ट्रंप दावा कर रहे थे, उसकी मिसाइलें ताकत खत्म हो गई है, उसका रडार और एयर डिफेंस सिस्टम स्वाह हो गया है। वो ईरान जंग के 36वें दिन उसी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रंप के दांत खट्टे किए हुए हैं। Oh my God. فوق راسي يا عيال. ईरान कह रहा है कि F-15 के अलावा उसने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरानी मीडिया इसी दावे के साथ फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें दिखा रही है। अब इस बर्बाद हेलीकॉप्टर की तस्वीर देखिए। यह अमेरिका का बोइंग CH-47 चिनूक, यह अमेरिका का बोइंग CH-47 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि कुवैत एयरबेस पर तैनात था। ईरान ने ड्रोन अटैक से चिनूक हेलीकॉप्टर को कबाड़ में बदल दिया है। पिछले 24 घंटे में ईरान भेजे गए एक F-16 फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका के 2 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकरों को भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने क्रेशम द्वीप के पास भी अमेरिकी विमान गिराया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्फहान के एयर स्पेस पर अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान ने अब तक अमेरिका के करीब 16 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए है। ईरान ने पर्शियन गल्फ में भी अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। ये अमेरिका का लूकस ड्रोन है, जो कि ईरान के शाहिद 136 की कॉपी है। ईरान अपने अंडरग्राउंड जखीरे से नए नए हथियार निकाल रहा है। ये ईरान की सेजिल मिसाइल का नया वर्जन है, जिसे कराची से लॉन्च किया गया है। ईरान की इस मिसाइल ने अमेरिकी बेस से लेकर मिडिल ईस्ट तक को हराम मचा दिया है।
Oh my God. ईरान अब सबको बराबर से मार रहा है। ये सऊदी अरब के रियाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने रियाद के अमेरिकी बेस पर भयंकर हमला किया है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर भी अटैक करके उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही कुछ हाल बहरीन का भी है। बहरीन के अमेरिकी बेस पर भी ईरान नॉनस्टॉप बारूद बरसा रहा है। बहरीन पर इस कदर हमले हो रहे हैं कि अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जवाब देने लगे हैं। ये मिसाइल पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की है, जो फेल होकर बहरीन के रिहायशी इलाके में गिरी और भयंकर तबाही मची। जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू किया, तब से ईरान के हमले मिडिल ईस्ट में और भी घातक हो गए। ये कुवैत का अहमदी पोर्ट है, जिसे ईरान ने ड्रोन अटैक से धुआं कर दिया है। ईरान ने यूएई में अमेरिकी कंपनी ओरेकल को भी टारगेट किया है। यूएई में अमेरिकी फाइटर जेट के फ्लाइट इंजीनियर और पायलटों के सीक्रेट ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस लहर के दूसरे चरण में दुश्मन के ठिकानों के बाहर यूएई में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के फ्लाइट इंजीनियरों और पायलटों के सीक्रेट ठिकाने को बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीक निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। आपराधिक दुश्मन की आतंकी कार्रवाइयों और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नागरिकों की हत्या के जवाब में जासूसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों और खुफिया संसाधनों को भी निशाना बनाया, जो दुश्मन की आतंकी गतिविधियों के प्रमुख आधार हैं। इन हमलों में अमेरिकी कंपनी अमेज़न के हिब्रू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही यूएई में अमेरिकी कंपनी ओरेकल को भी टारगेट किया गया है। ये तस्वीर इराक के एरबिल की है। एरबिल के अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने इराक में अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया है। इराक में ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी ठिकानों पर अल अरकब मिसाइलों से हमला किया है। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। ईरान ने पहले हफ्ते जहां 795 मिसाइलें दागी, तो वहीं 5वें हफ्ते तक उसकी मिसाइल पावर घटकर 212 हो गई, जबकि पहले ईरान ने 1228 ड्रोन दागे, लेकिन 5वें हफ्ते तक उसकी ड्रोन दागने की कैपेसिटी 332 हो गई। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ईरान की फायर पावर कम नहीं हुई है, बल्कि उसने स्ट्रेटजी बदली है। ईरान अब क्वांटिटी पर नहीं बल्कि प्रिसीजन पर फोकस कर रहा है। ईरान एक साथ मिडिल ईस्ट और इजराइल हर तरफ हमले कर रहा है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहे हैं। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के अटैक से इजराइल में भयंकर तबाही मच रही है। इजरायली सेना की ताकत का बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह से मुकाबला करने में खर्च हो रहा है। बेरूत और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्स लगातार बमबारी कर रही है। अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर हम ईरान के आतंकवादी शासन को लगातार कुचल रहे हैं। हम कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, पुलों पर बमबारी कर रहे हैं और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में एयरफोर्स ने ईरान की स्टील प्रोडक्शन क्षमता का 70% नष्ट कर दिया है।
ये एक बड़ी कामयाबी है जिससे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आर्थिक संसाधन और हथियार बनाने की क्षमता दोनों कमजोर हो गई है। मेरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच और आईडीएफ और अमेरिकी सेना के बीच पूरे तालमेल के साथ हम ईरान को कुचलते रहेंगे। ये शासन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भयंकर चक्रव्यूह रच दिया है। ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ईरान एक और गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर रहा है तो दूसरी ओर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिका को पश्चिमी देशों से अलग थलग करने के लिए ईरान एक नई तरीके की चाल और नई प्लानिंग कर रहा है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप नाटो से मिलिट्री सहयोग की अपील कर रहे हैं तो ईरान फ्रांस, जापान, ओमान समेत कई देशों के लिए हॉर्मुज को खोल दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हॉर्मुज को लेकर के क्या ईरान ने एक नया डिप्लोमेटिक खेल खेलना शुरू कर दिया? क्या ईरान ने ट्रंप के दोस्तों से सेटिंग कर ली है? देखिए रिपोर्ट। क्या इजराइल में फ्री फॉल मोड में गिर रही मिसाइलें? क्या इजराइल के एयर डिफेंस धराशायी हो गए? क्या ईरान दुश्मनों को थका थका कर मार रहा? एक साथ दो फ्रंट पर कैसे लड़ रहा इजराइल? क्या ईरान ने कर ली ट्रंप के दोस्तों से सेटिंग? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब बेहद खतरनाक हो गई है। तेहरान समेत ईरान के अहम ठिकानों पर इजरायली फोर्स विध्वंसक हमले कर रही है। ईरानी सेना के ठिकानों के साथ ही तेहरान के स्टील प्लांट्स, बड़े बड़े पुल, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। तो इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले भी लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा समेत इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान की मिसाइलें सीधे इजरायली टारगेट पर गिर रही हैं, जिससे भारी तबाही हो रही है। ईरान की मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में फ्री फॉल मोड में गिर रही हैं। बीते 24 घंटे में ईरान ने अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के दर्जनों टारगेट्स को हिट किया। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के पिटाहा तिकवा इलाके को निशाना बनाया। ईरान ने एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री और गोदामों को निशाना बनाया। नेगेव के रेगिस्तानी इलाके में स्थित डिमोना के पास मिसाइल हमले किए गए। हाइफा के इंडस्ट्रियल समेत अहम इलाकों में ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक। सेंट्रल इजराइल के तेल अवीव में भी ड्रोन से हमले किए गए, जिससे कई हिस्सों में हवाई हमले के साथ सायरन बज उठे। उत्तरी इजराइल के रात अता शहर में मिसाइल हमले से गाड़ियां और बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही पश्चिमी गलील इलाके में भी ईरान ने भारी तबाही मचाई। जंग की शुरुआत से ही ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है। युद्ध के 35 दिनों के बीतने के बाद भी किसी को अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं।
अमेरिका और इजराइल बार बार दावा कर रहे हैं कि एयर स्ट्राइक में ईरान की मिलिट्री पावर तबाह हो चुकी है। IRGC की नेवी खत्म हो चुकी है। ईरान के पास अब गिनी चुनी मिसाइलें बची हैं। लेकिन उसके उलट अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान के पास अभी भी आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है। ईरान के हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी ऑपरेशनल हैं। ये हथियार ज्यादातर अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में छिपे हैं। ईरान अपनी गदर, इमाद, फतेह, सेजिल 2 जैसी एडवांस मिसाइलें लगातार दाग रहा है। भारी संख्या में हमले और हाइपरसोनिक तकनीक के चलते इजराइल का आयरन डोम एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहा है। ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह है मिसाइलों की बौछार। ईरान एक ही समय में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, जिससे इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। ईरान की नई हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं और दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को खत्म करने की रणनीति अपनाई, जिससे डिफेंस सिस्टम पर दबाव पड़ा। लगातार हमलों के कारण इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ईरानी हमलों के जवाब में इजराइल भी तेहरान पर कहर बरपा रहा है। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स लगातार बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजरायली और अमेरिकी सेना ने ईरान के कई रणनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल ने भीषण हमले किए। ईरान के सबसे ऊंचे कराज B1 ब्रिज को ध्वस्त कर दिया। तेहरान के पास जमरान में एक गोला बारूद डिपो को तबाह किया। ईरान की स्टील प्रोडक्शन को निशाना बनाते हुए इस्फहान में मुख्य स्टील प्लांट पर बम बरसाए। इससे देश की 70% स्टील प्रोडक्शन प्रभावित होने का दावा किया गया है। ड्रोन हमले में बुशहर प्रांत के रेड क्रीसेंट के एक गोदाम को निशाना बनाया। तेहरान के पश्चिम में स्थित फॉर्दीस शहर के रिहायशी इलाकों में भी हमलों से भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चरों, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री समेत 200 ठिकानों को निशाना बनाया। युद्ध के घमासान के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ हमले को और तेज करने का दावा किया है। अपने अमेरिकी मित्रों के साथ मिलकर हम ईरान में टेररिस्ट रिजीम को कुचलना जारी रखे हुए हैं। हम कमांडरों को मार गिरा रहे हैं, पुलों पर बमबारी कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। हाल के दिनों में एयरफोर्स ने ईरान की 70% स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को नष्ट कर दिया है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है जिसने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को वित्तीय संसाधनों और कई हथियारों के प्रोडक्शन की क्षमता से वंचित कर दिया है। मेरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, IDF और अमेरिकी सेना के बीच पूरे कोऑर्डिनेशन से हम ईरान को कुचलना जारी रखेंगे। ये शासन पहले से कहीं अधिक कमजोर है। इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है। ईरान एक और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जंग के बीच में एक नया और बेहद रणनीतिक खेल खुलकर सामने आया है। ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोलने की बजाय अब उसे कंट्रोल मोड में डाल दिया है। हॉर्मुज से ईरान सिर्फ उन्हीं जहाजों को जाने दे रहा है जिन्हें वो अपना दुश्मन नहीं मानता है।
जो युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं है, ट्रंप की हां में हां नहीं मिलाता है। शिपिंग डेटा के मुताबिक ईरान की IRGC ओमान के 3 बड़े तेल टैंकरों को हॉर्मुज से पार करा चुकी है। फ्रांस के कंटेनर शिप को भी तेहरान ने इस खतरनाक रास्ते से जाने दिया। जापान का भी एक गैस टैंकर बिना किसी रोक टोक के यहां से गुजर चुका है। ईरान का क्लियर कट मैसेज है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन पूरी तरह तेहरान के कंट्रोल में है। ये वही हॉर्मुज है जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया था। बाद में उसने साफ कर दिया कि जिन जहाजों का अमेरिका या इजराइल से कोई संबंध नहीं होगा, उन्हें ही इजाजत दी जाएगी। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्रांसीसी जहाज का गुजरना सबसे हैरान कर देने वाला है। जंग शुरू होने के बाद किसी बड़े पश्चिमी देश का पहला शिप है जो समुद्री मार्ग से गुजरा। सवाल उठता है कि क्या ईरान अब फ्रांस को एक दुश्मन देश की तरह नहीं देखता है? क्या ईरान ने ट्रंप के दोस्तों से सेटिंग कर ली? इसे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप की मिलिट्री वाली धमकी पर असहमति जताई थी। मैक्रो ने कहा था कि हॉर्मुज को सिर्फ बातचीत से खोला जा सकता है, सैन्य ताकत से नहीं। और इसके ठीक अगले दिन ईरान ने फ्रांसीसी जहाज को हॉर्मुज से गुजरने दिया। Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. ओमान वही देश है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में उसे ईरान का भरोसेमंद माना जा रहा है। जापान का सुहार LNG टैंकर भी इस रास्ते से गुजरा है। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में हॉर्मुज को बलपूर्वक खुलवाने का प्रस्ताव रखा गया था। हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए नाटो सहयोगियों से मिलिट्री हेल्प का प्रपोजल रखा गया था, लेकिन फ्रांस जैसे नाटो देशों ने इसे खारिज कर दिया। चीन, रूस और फ्रांस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करके ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिसमें मालदा बवाल केस दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। मालदा में 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक मामले में NIA का एक्शन तेज हो चुका है। मालदा बंधक मामले में NIA की टीम कालियाचक स्थित मोथाबाड़ी ब्लॉक ऑफिस पहुंची और हिंसा वाले दिन की एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। एजेंसी ने इस पूरे ऑफिस को खंगाला, आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की ताकि ये साफ हो सके कि 1 अप्रैल को SIR पर हो रहा प्रदर्शन अचानक से उग्र कैसे हुआ और किन हालात में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। NIA की टीम छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पर पड़ताल कर रही है और जांच का विषय यह है कि ये पूरी घटना के पीछे कहीं कोई साजिश थी। SIR के विरोध में हुए इस प्रदर्शन के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक ब्लॉक कार्यालय में अंदर बंधक बना करके रखा गया। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी और बाद में पुलिस और केंद्रीय बलों की मदद से देर रात उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अब NIA इस पूरे मामले की जांच युद्ध स्तर पर कर रही है। NIA 6 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। NIA की टीम छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, BDO दफ्तर के बाहर जितने भी दुकान है, उस दुकानदारों से वो पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इसके बारे में पूरा जायजा ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। वो जैसे कि लोकल्स दुकानदार जो है उनके पास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर
छोटे छोटे जितने भी दुकान है उस दुकान में जाकर एनआईए के जो टीम है छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो उस दिन का जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनके लिए नोट्स भी ले रहे हैं। तो एनआईए की टीम हर वो जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिसके पास ये घटना का पूरा जानकारी हो, यानी कि बुधवार को दोपहर के बाद से पूरे रात तक आखिर हुआ क्या था, कब रोका गया था, किसे रोका गया था, कैसे रोका गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए एनआईए की टीम इस वक्त छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है और अलग अलग जाके जायजा ले रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। एनआईए की टीम की दोबारा मौके पर पहुंची है। माल्टा बंधक मामले में अब एनआईए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। एनआईए ने बीडीओ ऑफिस के पास जिन दुकानदारों से पूछताछ की है उनसे हमारे सहयोगी ओंकार सरकार ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने एनआईए की इस इंक्वायरी को लेकर के क्या कहा। एनआईए का टीम आया था, हमको पूछ कर रहा था कि कितना आदमी था, कि आप झमेला कर रहे थे, क्या है कि झमेला हुआ था, आप जानते हैं कि नहीं, हम नहीं था वही आपको उसको बोल दिया। और जो मालिक था कि नहीं, उसका मोबाइल में क्या था उसको लेके गया घर पे। आप उस वक्त थे? नहीं हम नहीं थे। क्या देखे थे, मतलब क्या सुने थे? हम सुने थे क्या महिला लोग आया, आके बैठ गया वहाँ पे। अच्छा। वही देखा और देखे दुकान बन गई, हम घर चला गया। अच्छा, एनआईए टीम को बताया ये सब? हाँ बताया। वो पूछा था कि इधर आदमी कितना आया था, बोला कि 100-150 आदमी आया था। आने के बाद उधर बैठ गया था आदमी लोग। बैठने के बाद बस उधर आदमी वही हल्ला करता है, बस हम लोग दुकान लगा के बस हम लोग निकल गया था इधर से 11 बजे। अच्छा। बस उस टाइम बोला, बाद में बोलता है कि झूठ झमेला हुआ। बाद में सुना। कितने लोग थे उसमें 150 लोग था। सिर्फ 150? हाँ 150 ही होता। सुबह में रात में कितना था, हम लोग नहीं आया, सुबह ही आया था। एनआईए आया था तो उस दिन बोला था, उस दिन की दुकान खुला था। हम बोला जो सुबह आया तो सुबह माहौल नॉर्मल था, तो उस टाइम खुला था। देखा जे माहौल गर्म हो गया तो उसके बाद दुकान लगा दिया, लगा कर घर चला गया। तो उसके बाद फिर 3 बजे आया तो देखा जे दुकान खोलने के लिए कोई परिस्थिति नहीं था, मतलब हमारा दुकान के सामने लोग बचता था, तो इसलिए हम 2 घंटा था, देख कर अब घर चला गया। कितने लोग थे उस दिन तो 4-5 हजार लोग थे। अच्छा। मैंने जितना रात बढ़ते चल रहा ना, आदमी बढ़ते चल रहा। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का मुद्दा बना रही हैं, तो बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी दंगा भड़काना चाहती है, इसलिए भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता तो चुनाव कराने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। मुख्यमंत्री लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर दंगा भड़कने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री का ये जो साजिश है इसको ठुकरा देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता समझ गए हैं, वो बहुसंख्यक भी समझते हैं और अल्पसंख्यक भी समझ लिया। इस तृणमूल का राज में अगर मरना है तो मुसलमान को ही मरना है। और पिछले 3 साल के आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल में इतना सारे अल्पसंख्यक मारे गए हैं और सारे का सारा परिवार एकजुट होकर बोल रहा है हम लोग सीबीआई का जांच चाहते हैं और सारा निशाना, सारा उंगली तृणमूल का तरफ है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़कर। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है? सेंसिटिव मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है। नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है, और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है। हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई अब डराने धमकाने पर आ चुकी है। मालदा में एसआईआर को लेकर के चल रहे बवाल के बीच बहरामपुर में टीएमसी नेता का वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया। बहरामपुर के 8 नंबर वार्ड में टीएमसी अध्यक्ष राजू मंडल को पुलिस ने अरेस्ट किया। राजू मंडल डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वोटर्स ने कहा कि हमारे पास कैमरे होंगे ये देखने के लिए कि कौन किस पार्टी को वोट कर रहा है। टीएमसी नेता ने लोगों को धमकाया कि वोट टीएमसी को ही देना होगा। ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে
তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ভরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব পুরো মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে।